बहुत इजी आते हैं, नहीं आते हैं? 705 आउट ऑफ 720। बायो में 360 आउट ऑफ 360। मतलब क्या इसका कि बायो में 360 आउट ऑफ 360 आ रहा है, तो पेपर आप क्या बोलोगे? टफ बोलोगे क्या? इजी तो है। फिजिक्स में 175 नहीं बोला, 175 फिजिक्स में, मतलब एक क्वेश्चन गलत हुआ है। इजी पेपर इजी आता है। देखो होता क्या है, आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना चाहिए। एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसा आपको पढ़ना चाहिए। और इसका सिंपल तरीका क्या है, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ ले क्लास में, टॉपिक कंप्लीट हो जाए, आप रिवाइज कर लो। उसके बाद आप क्या करें, उस टॉपिक के क्वेश्चन सोल्व करें फ्रॉम एक्सरसाइज 2। पता होगा आपको एक्सरसाइज 2 में वो क्वेश्चन देंगे जो पहले नीट में एबीएमटी में आए हुए हैं। अरे सिंपल सी बात है, अगर आप किसी टॉपिक की नॉलेज से, बात को समझे, अगर आप इस टॉपिक की नॉलेज से एक्सरसाइज 2 इजीली सोल्व कर पा रहे हैं, मतलब आप नीट 2021 पेपर सोल्व कर पा रहे हैं, तो 23 भी कर लोगे। क्वेश्चन में देखो, नीट में पैटर्न रिपीट होता है, क्वेश्चन का लेवल वही रहता है, क्वेश्चन घुमा फिरा पूछ सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखें, आपका टारगेट नीट का है ना, तो नीट के एग्जाम के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। एग्जाम में क्या पूछा जाता है वही आपको पढ़ना चाहिए। बेटा जेईई एडवांस अलग होता है, उसका वहाँ क्वेश्चन फ्रेम होकर आते हैं, नीट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बात समझो। और ये साल आपका गोल्डन ईयर है, इस साल में आपके सिलेक्शन की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। रीजन क्या? देखो, आप किसी कंसेप्ट को, किसी टॉपिक को फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। आता ही नहीं आता है? फर्स्ट टाइम देखी होगी ना, आपको बहुत इंटरेस्ट आया होगा, उसी में आप दोबारा देखते हो, अब मज़ा नहीं आता, वही वही पता कि हाँ क्या होगा, कि मज़ा नहीं आता उसका। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होता है? कम हो जाता है। अरे हो जाता है बेटा, फर्स्ट टाइम आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़्यादा होता है। सेकंड टाइम आप लोग, हाँ पिछली बार ही बोला था, ये डायलॉग मारा था, ये तो बोला था पिछली बार में, कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा इस बार भी। इसलिए कह रहा हूँ, ये आपका गोल्डन ईयर है। अगर आप, और आपके सिलेक्शन की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इस साल की, बात समझ रहे हो? तो साल का पहले टाइम का पूरा विश्लेषण करें, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करें। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनका नाम प्रियंका अग्रवाल, इनसे पूछना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर एंथ्यूज फेज में आपने प्रिपरेशन कैसे किया था, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखा था, कैसे आप क्लास अटेंड करते थे, कितनी क्लासेस छोड़ते थे, कितने टेस्ट छोड़े आपने, तो जैसे अभी आप लोग का 12th स्टार्ट हुआ है, अभी आप लोग सब लोग नर्चर से आए हो, 11th से आए हो, तो उसमें आप लोग ने बहुत सारी गलती की होंगी। आप लोग को बहुत अब अफसोस होता था कि 11th खराब हो गया वगैरह। कितनों को ऐसा लगता है कि आप लोग का 11th खराब चल रहा है? तो देखिए, बहुत लोगों का ऐसा ही हाल था, मेरा भी यही हाल था। 11th में जब मैं था तो फिर क्लासेस भी कम अटेंड कर पाया था, और फिर जो पढ़ाई थी वो भी खराब चल रही थी 11th में। मेरे को ऐसा लगता था कि नीट में क्या होगा मेरा अगर ऐसे चलता रहा तो। लेकिन 11th में मैंने जो भी गलतियाँ की थी वो मैं 12th में रिपीट नहीं किया। आप लोग को भी यही एडवाइस है कि 11th में आप लोग जो जो गलती की हो उनके बारे में आप लोग एनालाइज करो, उनके बारे में सोचो, और फिर उनको 12th में रिपीट मत करना। जैसे 12th में आने के बाद मैं क्या स्टार्ट किया था, जैसे टीचर्स हमेशा बोलते रहते हैं रोज़ का काम रोज़ करने के लिए, उसको अच्छे से फॉलो किया था मैं। आप लोग भी यही काम करो कि जो टीचर्स बोलते हैं रोज़ का रोज़ रिवाइज करने के लिए, उसी दिन कंप्लीट कर लो रिवीजन अपना। उससे क्या रहेगा कि आपके पास बैकलॉग नहीं रहेगा, आप लोग उसी दिन पूरा कंप्लीट करके चलोगे। तो फिर ऐसे करते करते जब लास्ट तक टेस्ट तक का टाइम आ जाएगा तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको ऑलमोस्ट याद ही रहेगा। क्योंकि क्या रहता है कि अगर आप साथ के साथ पढ़ते चलते हो तो फिर दूसरे दिन जो सर पढ़ाते हैं उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है दिमाग में। और जितने भी आप नोट्स वगैरह बनाते हो सिस्टमेटिक तरीके से बनाया करो। क्योंकि क्या रहता है, कई बार ऐसे स्टूडेंट्स करते हैं कि थोड़े पॉइंट्स मॉड्यूल में मार्क कर लेते हैं, फिर थोड़े पॉइंट्स एनसीईआरटी में मार्क कर लेते हैं, और फिर सोचते हैं कि टेस्ट के टाइम में सब मिला करके कुछ इधर से पढ़ लेंगे कुछ उधर से पढ़ लेंगे। लेकिन इसमें बहुत दिक्कत होती है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए एलन जिस सिस्टम से पढ़ा रहा है उसी सिस्टमेटिक ढंग से आप लोग अपना नोट्स बनाते चलें। नोट्स अगर आपके पास रहेगा तो फिर दो प्रॉफिट है। एक, जब आप नोट्स बनाते हो तो आपका खुद का दिमाग यूज होता है उसमें, तो फिर एक रिवीजन आपका तभी कंप्लीट हो जाता है। और एक और बात, जब आप लोग टेस्ट के लिए पढ़ोगे तो आपके पास अगर नोट्स है एक जगह, अगर आपके पास पूरा कंपाइल्ड है सब कुछ, तो आप बस उसमें से पढ़ करके अपना पूरा रिवीजन कंप्लीट कर सकते हो। और अगर क्लासेस की बात करें तो सारे क्लासेस अटेंड करने बहुत इंपॉर्टेंट है। कि क्लासेस में क्या रहता है, कर सकते हो, लेकिन आप लोग को
बहुत सारे बच्चे पढ़ के जा चुके हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम पढ़ाने के लिए आया था 11 पर, तो ओवरकम कैसे करते थे आप? 11th में जब मैं एलन का टेस्ट देता था तो फिर मैं यही सोच रहा था उसमें मार्क्स कितने आएंगे, रैंक कितने आएंगे। तो सिर्फ 11th में मार्क्स और रैंक से पीछे ध्यान देता रहा। उससे क्या हुआ कि जब मार्क्स कम आ जाते थे तो डिप्रेशन फीलिंग होता था और मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाता था। उसी के कारण और आगे लॉस होते रहा। लेकिन 12th में आने के बाद मैं क्या किया, मार्क्स और रैंक को ध्यान नहीं देता था। मैं क्या करता था, मैं सिर्फ ये देखता था कि उसमें से टॉपिक कौन से स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है, उसके बारे में पता करता था। उसमें टेस्ट में यही चीज़ है कि आप लोग दिखाया जाता है कि आप लोग किस टॉपिक में वीक हो, किस टॉपिक में स्ट्रॉन्ग हो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो फिर खराब रहेगा। और कभी भी ऐसा कैलकुलेट नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर आपके कितने रैंक बन रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग नीट में उतने स्टूडेंट्स में कितने बनेंगे, ऐसा नहीं होता। इस चीज़ को लेकर के कभी भी डिप्रेस मत होइएगा। और जब भी आप एलएम की कोई टेस्ट देते हैं और उसमें क्वेश्चंस गलत होते हैं तो उस चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए। सोचिए वो क्वेश्चन अगर डायरेक्ट नीट में आता, वहाँ पर गलती होती तो कैसा होता। इसलिए यहाँ पर गलती हो गई है, अब आप उसको सुधार लोगे। अब वो सेम क्वेश्चन अगर आता है नीट में तो फिर अब तो गलती नहीं होने वाली। इसीलिए आप लोग ऐसे पढ़ते चलिए कि आप लोग जो भी टेस्ट देते हो उसकी एनालिसिस कीजिए और फिर जो भी टेस्ट में मार्क्स रैंक आते हैं उस पर आपको ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना है। उसके क्वेश्चंस को आपको समझने कौन से गलत हो रहे हैं। और मैं क्या किया था 12th में, जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या फिर अटेम्प्ट नहीं कर पाया हूँ मैं टेस्ट में, उसको मैं कॉपी में लिख लिया था। लगभग 40-50 पेज की कॉपी बन गई थी। तो लास्ट में जब जब नीट का टाइम आया तो जैसे कि आप लोग भी जब नीट का टाइम आएगा तो फिर पूरी की पूरी मॉड्यूल तो आप लोग वापस सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आप वो कॉपी आपके पास, तो फिर आप कॉपी के क्वेश्चंस अगर आप एक बार देख लो वापस तो आपकी पूरी की पूरी रिवीजन हो जाएगी। आपको याद भी आ जाएगा आप कैसे किस तरीके के गलतियाँ करते हो, वो गलतियाँ भी आप सुधार लोगे और आपकी पूरी टॉपिक भी रिवाइज हो जाओगे। तो जैसे मैं बताया था 11th में मेरा भी ख़राब सिचुएशन था, मैं ठीक से नहीं पढ़ पाया था और इसी कारण से मैं डिप्रेस भी था 11th में। लेकिन 12th में आने के बाद ये पता चला कि एलन सिस्टम ऐसे कर रखा है कि 12th में पूरा 11th को रिवाइज करवा दिया जाएगा। चैप्टर 1 से लेकर के एकदम एंड तक कोई फ़र्क नहीं रहेगा कि 11th में पढ़ाया गया है या फिर 12th में पढ़ाया गया, दोनों में एकदम अच्छे से पढ़ाया जाता है। और 12th में अगर आप 11th पढ़ते हो और अच्छे से आप पढ़ पाओगे क्योंकि आप लोग को पता रहेगा कौन से टॉपिक वीक है, कौन से टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप लोग और अच्छे से पढ़ पाओगे। तो अभी आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है 11th, अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ते चलो। बेटा देखो सिंपल सी बात है, अभी आपका जो टॉपिक चल रहा है ना उन्हीं से 10 क्वेश्चन आएंगे, आप उन्हीं को परफेक्ट करेंगे। जैसे मान लो आपका अभी फिजिकल चल रहा है क्या, इकोनॉमिक चल रहा है, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कौन किसका टॉपिक है 11th का ना, बेटा ये भी करा देखो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आपका स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। पीरियडेबल केमिकल बॉन्डिंग 11th का पार्ट है, तो वही से अपने घर वहाँ घर पर आपके और अभी तो आप कोशिश करोगे तो हो सकता है एक भी आपको नहीं मिल पाए। बाद में हो सकता है कि मैनी वन एक साथ 4-5 बट मैनेज करना आना चाहिए। इधर से क्या हो रहा है इधर पता नहीं चल रहा। तो सबसे पहले अगर फिजिक्स की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा लगता है उनको कि फिजिक्स बहुत हार्ड टॉपिक है और उनके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिक्स बस हम लोग का सोचने का नज़रिया है कि वो हम लोग सोचते हैं, कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि अगर हम लोग फॉर्मूले याद कर लिए तो फिर सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं हो पाता क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो फॉर्मूले से डायरेक्ट बन जाए, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो कि उस फॉर्मूले के पीछे जो प्रिंसिपल था, जो मेन लॉ था, उससे लेकर के डेरिवेशन करते हुए जहाँ तक आप लोग फॉर्मूले तक पहुँचे वो किसी बीच रास्ते से वो क्वेश्चन बन जाता है, डेरिवेशन के किसी लाइन में से वो क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लोग अगर फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो फिर आप लोग सीधे फॉर्मूला मत याद कीजिए, आप लोग जो उसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन की प्रैक्टिस करते चले। डेरिवेशन की प्रैक्टिस करते चलोगे तो आपका स्पीड भी बना रहेगा फिजिक्स में, और साथ के साथ जितने भी हार्ड क्वेश्चन हैं वो भी आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। और फिजिक्स में क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करने हैं, सारे टीचर्स बोलते रहते हैं, इसमें बहुत फायदा है। एक जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे आपका माइंड उतना ज़्यादा शार्प होते जाएगा। और एक बात ये थी नीट 2021 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे फिजिक्स में जो कि डायरेक्ट एलन मटेरियल के थे, तो अगर आप एलन मटेरियल पूरा सॉल्व कर लेते हो तो आपको बहुत फायदा देगा। सारे एलन के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और आप लोग को ऐसा नहीं करना है कि अब आप लोग एक्स्ट्रा बुक सॉल्व करने लग जाओ, HC वर्मा वगैरह। मैं अपना बताऊं, मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया था एक्स्ट्रा एलन मॉड्यूल और रेस वगैरह के अलावा, सिर्फ एलन मटेरियल को आप लोग फॉलो करो, वो मोर देन सफिशिएंट है। और फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो फिर उसका भी नेचर फिजिक्स जैसा ही है।
आपको डेरिवेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, मेन लॉ आपको अच्छे से याद होना चाहिए, फॉर्मूला कहाँ से आया है, वो स्टेटमेंट बन के आता है स्टार्टिंग से, तो वो स्टेटमेंट आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे आया ये फॉर्मूला। और फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप लोग एक काम कर सकते हो, एक चार्ट प्रिपेयर कर लो जिसमें आप लोग के पास सारे फॉर्मूले लिखे हुए हों, क्योंकि लास्ट में ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग सारे चैप्टर्स में से जा करके सारे फॉर्मूले याद करते रहो। तो अगर आपके पास वो चार्ट याद है, अगर आपके पास वो चार्ट प्रिपेयर्ड है, तो आप उसमें से देख सकते हो कौन से फॉर्मूले आपको आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, उसमें से आप जाकर के अपने टॉपिक्स को भी पता कर सकते हो कि कौन से वीक है, कौन से स्ट्रॉन्ग है। और अगर इनऑर्गेनिक की अगर बात करें, तो इनऑर्गेनिक में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं जैसे कि केमिकल कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वगैरह, वो सब आपको अच्छे से नोट से प्रिपेयर करना है और एलएम के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि सिर्फ उस चैप्टर के लिए नहीं पढ़ाया जाता, आगे जितने भी ब्लॉक्स वगैरह हैं ब्लॉक्स के लिए पढ़ाया जाता है। ब्लॉक्स में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो वहीं पर कवर हो जाते हैं कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स में, तो उनसे आप नोट से पढ़ें। और जब ब्लॉक्स में आप लोग पढ़ोगे तो ब्लॉक्स की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब ब्लॉक्स के एनसीईआरटी में से ही आएंगे। अगर ऑर्गेनिक की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक में GOC1 GOC2 बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आप वो दोनों चैप्टर्स पढ़ के रखते हो अच्छे से, तो फिर जब बड़े चैप्टर्स आएंगे ऑक्सीजन कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स वगैरह, उनमें से आपको रिएक्शंस याद नहीं करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट्स याद नहीं करने पड़ेंगे। अगर आपके पास GOC1 GOC2 की अच्छी बेसिक्स है, बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप सीधे वहाँ पर सोच भी सकते हो कि इसके आगे का मैकेनिज्म क्या होगा। और मैकेनिज्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत मैकेनिज्म के थ्रू याद है तो आप बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन भी कर सकते हो। जैसे एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि किसी में से रिएजेंट गायब करके दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि क्या वो रिएक्शन फिजिबल है। अगर आपको मैकेनिज्म याद है तो आप सोच सकते हो कि इसके आगे तो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगा, तो आप समझ सकते हो कि नहीं, इसमें प्रोडक्ट नहीं करेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें क्या रहता है, एक टॉपिक से जंप करके दूसरे टॉपिक तक चेन रिएक्शन के थ्रू क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, तो आपको वो चेन रिएक्शन करने आना चाहिए, उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्वेश्चंस की। और अगर उसके बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। और मैंने क्या कर रखा था एनसीईआरटी में, जो हार्ड लाइन्स है, जो डिफिकल्ट कंफ्यूजिंग लाइन्स है, जो ऐसा लगता है कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, तो उन सब चीज़ को आप मार्क करते हुए चलो। और अगर आप मार्क करते हुए चलोगे तो फिर जब लास्ट मोमेंट आएगा नीट से 1-2 दिन पहले तक का, तो आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की टाइम नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर आपके पास वो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, तो अगर आप सिर्फ वो पढ़ोगे तो फिर आपके लिए बहुत सफिशिएंट रहेगा। नीट से पहले वाली दिन मैंने 2-3 घंटे में पूरे 11th और 12th की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया था उन्हीं मार्क्ड पॉइंट्स में से। और दूसरे दिन क्वेश्चंस जितने भी एनसीईआरटी में से थे वो सारे उन हाईलाइटेड टॉपिक्स में से ही थे। तो आप लोग ऐसे हाईलाइट करते चलो एनसीईआरटी को, और आपको पता रहेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, बातें बहुत सारी हो गई, मेरे 3 क्वेश्चन लेने हैं। ये नीट में कम से कम 4 बार आया हुआ ऐसा क्वेश्चन, 4 टाइम्स। ये नहीं बोला सिमिलर क्वेश्चन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, E9 एलन कोड आ रहा है, अब नंबर ऑफ कार्बन चेंज कर देता है, पोजीशन चेंज कर देता है। सब को फॉलो करें और आप कर सकते हो। नीट में फर्स्ट रैंक किसी की भी आ सकती है, किसी की भी आ सकती है, और आ सकती है भाई। ये कोई डिफरेंट लग रहा है आपको? अब इसको बैठा देंगे तो आप कैसा लगेगा? अलग दिख रहा है। हाँ, पर अभी से अलग किया तब ये मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में है, इंडिया का टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है। तो ड्रीम आप हमेशा ही रखें, बट ड्रीम के लिए आपको बट सपना देखना है ना।